नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की दूसरी इजराइल यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें। इजरायली संसद को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा फिलिस्तीनियों के अधिकारियों की अनदेखी। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। बंगाल के एसआईआर में अब उतरेंगे झारखंड और ओडिशा के भी जज। सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत, चुनाव आयोग उठाएगा इसका खर्चा। एआई समिट में बवाल पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीफ गिरफ्तार। गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, तो वहीं क्राइम ब्रांच अब करेगी मामले की जांच। गिरफ्तारी से बचने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे हाई कोर्ट। अग्रिम जमानत की लगाई गुहार, तो पुलिस का एक्शन हुआ तेज। पीड़ित शिष्यों के बयान और मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने खोला मोहम्मद यूनुस का काला चिट्ठा। यूनुस पर लगाया सत्ता से हटाने का गंभीर आरोप। राष्ट्रपति ने कहा, यूनुस ने हर बार किया प्रोटोकॉल का उल्लंघन। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के इजराइल दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल के बाद इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्तों में और गर्माहट आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस ने पीएम के इजराइल दौरे के समय को लेकर सवाल खड़े करते हुए कड़ी आलोचना की है और कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने फिलिस्तीनियों और उनके हितों को छोड़ दिया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब इजराइल गाजा पट्टी में आम लोगों पर बेरहमी के साथ पेश आ रहा है और उनकी हत्या कर रहा है। साथ ही बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी इजरायली संसद को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के इजरायली संसद में संबोधन के दौरान वहां के प्रधान न्यायाधीश को आमंत्रित नहीं किया गया है। इजराइल के विपक्षी नेता ने मुख्य न्यायाधीश को बुलाने की परंपरा का पालन न किए जाने पर पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार करने की बात कही है। सर, पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर टिकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों सवाल खड़े कर रही है? देखिए, कुछ भी हिंदुस्तान में अच्छा होता है कांग्रेस पार्टी सवाल करती है। ये कोई नई बात थोड़ी है। फिलिस्तीन ने आपको क्या दिया? फिलिस्तीन ने क्या कश्मीर के मसले के ऊपर कभी भी भारत का पक्ष लिया? हम खामखा एक ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में मंडराते रहे। हमारी विदेश की नीति फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन, क्या कर दिया फिलिस्तीन ने? इजराइल के साथ दोस्ती भारत के लिए फायदेमंद है। नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। दूसरी चीज, वहां डील होने जा रहा है। वहां डील होने जा रहा है नए ड्रोन्स की। वैसे प्रीडेटर और मोस्ट एडवांस ड्रोन्स वो भारत में बनेंगे। हमारे बीच और भी कई सारी चीजों को लेकर के दोस्ती बढ़ाई जाएगी। और ये कांग्रेस पार्टी, इनको दिक्कत ये है कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं, वहां जो पाकिस्तान, तुर्की, इन लोगों के खिलाफ एक हेक्सागन अलायंस क्रिएट किया जा रहा है कि जिसमें अफ्रीका, वेस्ट एशिया, इजराइल और इंडिया, इसके देश वो एक यूनिट क्रिएट करने जा रहे हैं नाटो के आधार पे। उससे पाकिस्तान में खलबली मची। आप देखिए पाकिस्तान के चैनलों को, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वो वेस्ट एशिया में जाकर के ये क्या कांड करने वाले हैं। तो दिक्कत ये है कि भारत की उन्नति होगी तो इनका जो है इस कदम से वो मुस्लिम वोट बैंक नाराज होगा कि इजराइल के साथ ऐसे रिश्ते क्यों रख रहे हो। तो आप जो है अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करो और सरकार को देश सेवा करने दो। अब बात ममता बनर्जी को लगी सुप्रीम कोर्ट से बड़े झटके की। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में सामने आए 80 लाख क्लेम निपटाने के लिए 2 राज्यों से सिविल जजों को तैनात करने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए झारखंड, ओडिशा के सिविल जजों की मदद ले सकता है। बेंच ने कहा कि इन ऑफिसरों का खर्च चुनाव आयोग उठाएगा। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने चुनाव
आयोग से कहा कि वो 28 फरवरी को बंगाल की फाइनल एसआईआर लिस्ट पब्लिश कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है तो पोल पैनल सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर सकता है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे लेटर में बताया था कि 80 लाख लोगों के क्लेम से निपटने के लिए 250 डिस्ट्रिक्ट जजों को 80 दिन लग सकते हैं। इस पर एक्शन लेते हुए सीजीआई ने सिविल जजों की मदद लेने की परमिशन दे दी है। सर, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो काफी अच्छा है ताकि तेजी से कार्रवाई की जाए, लेकिन ये फैसला ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है? देश के लिए अच्छा है। ममता बनर्जी की तो सारी प्लानिंग, सारी तैयारी, सब कुछ खत्म हो गया। किस तरीके से उनके वकील गिड़गिड़ा रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, चीफ जस्टिस ने प्रॉब्लम को समझा। पहली सुनवाई में फैसला हुआ था कि ये जो एसआईआर का काम, फाइनल लिस्ट में जो डाउटफुल जो नाम हैं उनको शामिल करना या उनको हटाने का काम अब जजेस करेंगे, न्यायिक अधिकारी करेंगे। अब इसको लेकर के ये लोग परेशान थे। तो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में ये बात, 2-3 बातें आई। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख करके बताया कि हमारी 3 समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि टाइम नहीं है और इसमें हमें 80 दिन लगेंगे, तब तक तो चुनाव आ जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो पूरा जो सिस्टम है उसमें हमारे जजेस थ्रेटन महसूस कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी। मतलब आप ये समझिए, पश्चिम बंगाल में जजेस सुरक्षित नहीं है। वो लिख करके बताया गया है कि मुर्शिदाबाद, मालदा, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम कैसे करेंगे? हमारे जजेस कोई पीट देगा, उसकी सुरक्षा का ख्याल कौन करेगा? और तीसरी चीज कि हमारे पास इतने लोग नहीं हैं, कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके संज्ञान में 3 फैसले सुनाए। पहला कि भाई सुरक्षा दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारा 450 कंपनी जो है सेंट्रल फोर्स का आ गया, वो सुरक्षा हम देंगे। दूसरा कि ये सारी चीजें टाइम टू टाइम होंगी। 28 तारीख को जितना लिस्ट फाइनल हो चुका वो तो आएगा ही, बाकी के काम आप जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे इनरोल होता जाएगा। और नंबर 3 कि उन्होंने कहा कि इस लोगों की संख्या की कमी है, आप बाहर से लोगों को बुला लो। इससे भी टीएमसी वाले जो है परेशान चल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई एक काम कर दीजिए कि फाइनल अथॉरिटी जो है ईआरओ हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब ये सारे फैसले वो जजेस के द्वारा ही होंगे। तो बहुत बड़ा झटका, और ये उम्मीद कीजिए कि साफ सुथरा इलेक्टोरल लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से बंगाल में तैयार होगा, और यही ममता बनर्जी नहीं चाह रही थी। जी, अब खबर दिल्ली पुलिस के बड़े एक्शन की। एआई इंपैक्ट समिट हंगामा मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। उन्हें आज सुबह ही दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोप लगाया कि चीप ही घटना का मास्टरमाइंड है। प्रदर्शनकारी उनके निर्देश पर भारत मंडपम में आयोजित समिट में घुस गए थे। चीप ने ही उनको लॉजिस्टिक हेल्प की थी। इधर एआई समिट मामले की जांच दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच टीम को सौंपी गई है। साथ ही चीप की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का कहना है कि यह गिरफ्तारी असंवैधानिक और तानाशाह नरेंद्र मोदी की सनक का नतीजा है। तो राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस के बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। सर, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बता रहे हैं। देखिए, वो ठीक ही कह रहे हैं, उनके नजर में यही है बब्बर शेर, जो एक इंटरनेशनल इवेंट में नंगई करे, हिंदुस्तान की गरिमा, उसकी इज्जत के ऊपर कीचड़ उछाले। उनकी नज़र में यही बब्बर शेर है। लेकिन ये जो दलीलें दी जा रही हैं कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टों के द्वारा, कोर्ट में वो चला नहीं। कोर्ट को मालूम है आपका अधिकार क्या है, कोर्ट को मालूम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्या कहता है। इसके बावजूद आपको राहत नहीं मिल रही है। आपके वकील तो कह रहे थे कि तो गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। मतलब गिरफ्तारी जो हुई है इसके ऊपर कोर्ट का स्टैंप है। तो आप ये जो कुछ भी आरोप लगा रहे हो कि गिरफ्तारी हो रही है, तानाशाही है, ये है वो है, ये आप कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो।
आप जाइए हाई कोर्ट, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, आपके पास और भी लीगल रेमेडीज है। कोर्ट ने क्यों माना? कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील को इसलिए माना क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि 20 घंटे इससे हमने पूछताछ की, ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है, हमने इसको सबूत दिखाए, ये मास्टरमाइंड है, ये सारे लोगों को इसने ही देश के अलग अलग जगहों से बुलाया, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, इसमें और भी कई सारे संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि और कौन कौन लोग थे, उसकी कोई जानकारी ये नहीं दे रहा है। तो ये कोऑपरेट नहीं कर रहा, और दूसरा ये है हमारे पास साक्ष्य सबूत, और इसने खुद भी ये क्लेम किया था कि हमने करवाया है। ये समझिए यहीं वो फंस गया। ये जो छपास की बीमारी है कि एएनआई को बुलाओ और ये हमने किया, क्रेडिट लेने के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, तो यही आपके लिए खतरनाक साबित हुआ। और अभी 4 दिन, ये 40 दिन जाएगा, 4 महीने जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी अपने इन कार्यकर्ताओं की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जी, अब बात मुश्किल में फंसे अवि मुक्तेश्वरानंद की। अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अवि मुक्तेश्वरानंद ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। अवि मुक्तेश्वरानंद की याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार भी हो गई है। इस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। तो दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस मामले में पीड़ित शिष्यों के बयान और मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दोनों शिष्यों ने अपने बयानों में एफआईआर में दर्ज यौन उत्पीड़न की बातों को ही दोहराया है और अपने आरोपों पर कायम है। इन बयानों के दर्ज होने के बाद अब स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। सर, हाईकोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन क्या राहत मिल पाएगी अवि मुक्तेश्वरानंद? देखिए, मुझे लगता है कि ही वॉज इल एडवाइज्ड। अभी हाईकोर्ट नहीं जाना था। गिरफ्तारी के बाद आप जाएं तो बात समझ में भी आ रही है। आप हाईकोर्ट जा रहे हो एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि आपको खुद ही यह समझ में आ रहा है कि गिरफ्तारी होगी। दैट्स व्हाई यू आर मूविंग। अब यह मसला बेसिकली है पॉलिटिकल। अगर आपको बेल नहीं मिली, जिसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि कानून ही कुछ ऐसा ये पेचीदा है, अगर आपको कोर्ट से, हाई कोर्ट से बेल नहीं मिली, तो फिर इसका मतलब यह है कि पुलिस ने फिर आपको गिरफ्तार किया, तो फिर आप पॉलिटिकल आर्गुमेंट जो दे रहे हो कि हमें गिरफ्तार जबरदस्ती किया जा रहा है, वो फेल हो जाएगा। हाईकोर्ट ने उसे ले लिया, लेकिन पीछे क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? तो आरोपियों ने बकायदा कैमरे के ऊपर लिखित में सारे आरोपों को बकायदा सही बताया। आप क्या कर रहे हो? आप फोटो दिखा रहे हो कि कोई आईपीएस ऑफिसर है, वो जो है कंप्लेनेंट के साथ वो केक काट रहा है। इन सब का कोर्ट में कोई मतलब नहीं है। आप इसे एक साजिश करार करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल बस विक्टिम्स का है, विक्टिम्स के दावों का है, और आपको अपनी, उसको कहते हैं, बेगुनाही साबित करने की है। आप ये कहते रहोगे कि भाई साजिश रची गई, हमें ये किया गया, हमें वो किया गया, फिर किसी आदमी को आपने खड़ा कर दिया, कोई दीक्षित खड़ा हो गया, वो कह रहा है कि हमें किसी ने फोन किया, उसने कहा कि भाई अपनी बेटियों के साथ जो है वो यौन उत्पीड़न का जो मामला अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ खड़ा कर दो। कोर्ट में इन सब चीजों का कोई माने मतलब नहीं है। आरोपी हैं, उनके बयान हैं, इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस है, और आप हैं, और कानून आपके पक्ष में नहीं है। जी, चलिए अब बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश में सरकार बदलते ही एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने यूनुस पर उन्हें सत्ता से दूर करने की घोषणा करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने यूनुस पर राष्ट्रपति पद को कमजोर करने और महत्वपूर्ण राजकीय निर्णयों के बारे में उन्हें सूचित न करके संवैधानिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं को बिना परामर्श के रोक दिया गया और यूनुस ने उन्हें सार्वजनिक नजरों से दूर रखने की कोशिश की। बांग्लादेशी दूतावासों से उनकी फोटो तक को हटवा दिया गया। राष्ट्रपति ने बताया कि यूनुस ने एक पूर्व चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति बनाने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति ने मना कर दिया। शहाबुद्दीन ने यह भी बताया कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर किसी तरह की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। सर, राष्ट्रपति की तरफ से तो खुलासा जो किया गया है वो चौंकाने वाला है, लेकिन अब ये सारी बातें कह के क्या कोई फायदा है? यूनुस के खिलाफ कोई कार्रवाई पॉसिबल है? देखिए, बिल्कुल कार्रवाई पॉसिबल है, क्यों नहीं है।
आपको केयर टेकर बनाया गया था, एडवाइजर बनाया गया था, और आप अपने आप को राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल समझने लग गए। यही होता है जब सड़क छाप किस्म के लोग, गुंडे, मवाली, ये नंगा प्रदर्शन करने वाले सब लोग हिंसा भड़काकर वो जेनजी प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के हाथ में सत्ता दोगे तो यही होगा। कोई भी राष्ट्र अपने हेड ऑफ द स्टेट, जहां कहीं राष्ट्रपति है या कहीं कुछ है, उसके नाम पे सरकार चलती है। प्रधानमंत्री मोदी भी कोई कानून बनाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम से। दुनिया भर में देशों के साथ करार होता है राष्ट्रपति के नाम से। बांग्लादेश में भी ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन आपने क्या किया? आपने राष्ट्रपति को ही साइडलाइन कर दिया। सारे फैसले खुद इसने लिए, राष्ट्रपति को बताया तक नहीं। नंबर 2, जहां जहां राष्ट्रपति की तस्वीरें लगी हुई थी वहां से आपने हटवा दिया। भाई क्यों? यह बहुत ही जरूरी है कि किसी दूसरे देश के साथ आप कोई करार करते हैं, कोई सौदा करते हैं, कोई बातचीत होती है, उसके इत्तला आप राष्ट्रपति को करेंगे। इसने कभी किया ही नहीं। कारण यह कि ये तो अमेरिका का स्टूज बनकर के आया, ये तो प्लांटेड व्यक्ति था और इसलिए इसने मनमानी की। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जो तारीफ करने की बात है वो बांग्लादेश की आर्मी की, कि उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश की आर्मी राष्ट्रपति के साथ खड़ी रही और इसलिए ये जो प्लान था कि सबको हटा करके मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा, फिर कोई नई सरकार आ जाएगी, ये प्लान फेल हो गया। अब बताया जा रहा है कि वो अब अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस पेरिस जाने वाला है, ये मौलाना यूनुस। लेकिन इनको अकाउंटेबल ठहराने का काम नई सरकार की है और लगता है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन जरूर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरें और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।